इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। इस समय एएनएम 5272 पदों पर जो भर्ती चल रही है, हम आपको बताना चाहेंगे काफी जगह आपको बहुत परेशानियां हो रही हैं फॉर्म भरवाने में। कुछ ऑपरेटर भी कुछ दिक्कतें पैदा कर देते हैं, आप रात दिन परेशान रहते हैं। मेरे पास सूचनाएं बहुत सारी आती है बहनों, तो हम उन बहनों के लिए मैंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि फॉर्म भरने में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इशू डेट। तो देखो, हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब आपको अंक पत्र प्राप्त हुआ था एएनएम का, तो एएनएम में जब आपको अंक पत्र दिए गए थे तो उसमें सबसे नीचे कॉलम बाएं साइड में होता है इशू डेट, यानी किस तारीख को आपका अंक पत्र निर्गत किया गया है। वो डेट डली नहीं है और कुछ में डली हुई है। अब इशू डेट का प्रॉब्लम आता है, ये सॉल्व कैसे होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप अपने विद्यालय जाइएगा, मार्कशीट को ले जाइए साथ में। जिस संस्था से आपने परीक्षा पास की है एएनएम की, वहां आप अपनी मार्कशीट दिखाइएगा, उनका रजिस्टर होगा, उसमें आपको इशू डेट, जो अंक पत्र आपका मिला है, जो रिजल्ट आपको मिला था, उसकी डेट पड़ी होगी, वो आपको दे देंगे लिख के। तो ये कुछ छोटी सी बात है, बस कष्ट इतना करना पड़ेगा। आपको अपने उस संस्था में जाना है जहां आपने एएनएम की ट्रेनिंग प्राप्त की है। अब कुछ जगह समस्याएं ऐसी आ रही है कि जैसे कि जिनकी उम्र 40 वर्ष हो गई है और संविदा में कार्यरत हैं, उन्हीं के लिए ये समस्या हम आपको बता रहे थे कि इसमें समाधान उसके हम आपको बारीकी से बताएंगे। शासनादेश पर ये क्यों हमने बात की है, शासनादेश की एक समस्या है। यहां पर जो संविदा में कार्यरत हैं, जो बहनें कार्यरत हैं संविदा में, उनकी एज के संबंध में है कि एज जो उन्हें छूट चाहिए, तो किस आदेश के अनुसार छूट आपको मिलना चाहिए, वही कंप्यूटर पूछ रहा है, वही कंप्यूटर में देना है। तो उसी से संबंधित आपको किस शासनादेश के अनुसार, किस आदेश संख्या से, वो सारी चीजें आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को बिल्कुल एक्सपर्ट एक एक बारीकी से बताएंगे। जिनकी उम्र 40 से अधिक हो गई, वो छूट के कैसे हकदार बने और कैसे भरना है फॉर्म को, ये विशिष्ट चीजें आपको देखना है। और तो वैसे साधारण है, भरता चला जाएगा फॉर्म, लेकिन जो प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व होनी है, वो 40 साल के बाद जो सॉल्व होना, आपकी भरते समय विज्ञापन संख्या, कई चीजें ऐसी आ रही, शासनादेश संख्या, तो वो सारी चीजें हम व्यवस्थित करके, हमारे आपको सुगमता हो, आपको दिक्कत ना हो, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। और यहीं पे आप स्क्रीन पे देखते रहें कि 40 साल के ऊपर वाले क्या करेंगे। तो आइए जरा एक नजर डालते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्वागत है आप सबका इंडियन टाइम्स न्यूज 87 में। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि यूपीएससी SSC का एएनएम का फॉर्म कैसे भरना है। तो जो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा था, जो भी परेशानियां आ रही थी, उसे हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गूगल पे जाके यूपीएससी सर्च करेंगे तो आपको यूपीएससी का साइट ओपन आएगा। तो आप यूपीएससी के साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा एक साइट ओपन करके मिलेगा। तो यहाँ पे आपको उम्मीदवार पंजीकरण करके एक ऑप्शन आएगा, तो उस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको आवेदन करना करके एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फिर से आवेदन करने पे क्लिक करना है। यहाँ पे आवेदन जमा करो, इस पे क्लिक करना है आपको। तो आपके पास ऐसा एक पृष्ठ ओपन होके आएगा, तो जहां पे आपको ये सारा जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए हुए हैं। इसे आप पढ़ने के बाद यहाँ पे मैंने निर्देश पढ़ लिए हैं और उपरोक्त घोषणा को स्वीकार करता हूँ, इस पे आपको टिक करना है। और फिर उसके बाद मैं सहमत हूं पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो पैट है, पैट के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से या ओटीपी के माध्यम से, दो ऑप्शन के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से लॉगिन करने पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैट का पंजीकरण संख्या है वो आपसे पूछा जाएगा, आपकी जन्म तिथि पूछा जाएगी, फिर आपकी एएनएम के वैकेंसी में फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका एज आप क्या पूछा जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो इस पे आपको
अगर आप मूलवासी है तो हाँ, या फिर नहीं है तो जो भी ऑप्शन आप पे सूटेबल होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको वर्ग सेलेक्ट करना है, तो जनरल, ओबीसी या जो भी आपका वर्ग है वो सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको ये कोर्स आपको टाइप करना है। जब आप अपना पैड का डिटेल्स फिल करेंगे तो आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। तो फॉर्म ओपन होके आने के बाद आप सबको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है आपका जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, उसके लिए क्या करना है, मतलब जो संविदा पे तैनात है, जो हमारी बहनें जो संविदा पे तैनात है उनके लिए एज रिलैक्सेशन के लिए क्या करना है। तो अगर आप अपने जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जहां पे आयु के बारे में बताया गया है तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि सेवा नियमावली 2018 के माध्यम से आपको जो संविदा पे हमारी बहनें जो एनएचएम में जॉब कर रही है उनको सेवा नियमावली 2018 के माध्यम से उनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आता है कि आपको एज से रिलेटेड रिलैक्सेशन चाहिए, हाँ या ना। तो इसमें आपको हाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है आप किस माध्यम से, आप किसके माध्यम से आप एज रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं। तो इसमें आपको सेवा नियमावली वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो सेवा नियमावली 2018 के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद आपको विभाग का नाम, आप कौन से विभाग में जॉब कर रहे हैं उसका बारे में पूछा गया है। तो आप यूपी एनएचएम मतलब उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन में आपका जॉब है, तो आपको यहाँ पे यूपी एनएचएम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे राजपत्र अधिसूचना तिथि, जो हमारा सेवा नियमावली 2018 का जो डेट है वो जिस डेट पे आया था वो है 21/12/2018, और जो उसका अधिसूचना संख्या है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1366/5 और बीच में -10-18-F-116/2015। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पूछा गया है, मतलब आप संक्षिप्त में विवरण कीजिए कि आप किस बेसिस पे आपका एज में जो छूट है वो आप ले रहे हैं। तो उसमें आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इन संविदा इन यूपी एनएचएम, मतलब जो आपने यूपी एनएचएम में संविदा के आधार पे जो कार्य किया है उसके बेसिस पे आप छूट लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है आप कितना साल का छूट लेना चाह रहे हैं। तो इसमें आप अधिकतम 5 वर्ष का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जितने भी आहर्ता आपका है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चुन सकते हैं। इसके बाद आपको सारे डिटेल्स बाकी के फिल करने हैं और फिर आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी आगे भी सहायता करेंगे। जो आपकी जो सेवा नियमावली 2018 का जो पीडीएफ है वो हमारे पास से अभी डिलीट हो गया है। तो जैसे ही वो पीडीएफ मिलता है हम आपके साथ ग्रुप में शेयर जरूर कर देंगे। पर ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे, मतलब डेट और इन सब में आपको कोई भी डाउट की जरूरत नहीं है। ये सब वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पे दिया गया है। धन्यवाद। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं और ये वीडियो जहां तक हो आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी बहनें और सभी जो आवेदक हैं, उनके गार्जियंस हैं, उनके अटेंडेंट हैं, वो बिल्कुल बाकायदा देखें और उसको समझें। अगर मान लीजिए आवेदिका नहीं समझ पा रही है तो उनके परिवार के सदस्य उसको गौर से समझिएगा। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, नए हैं, नहीं भर पा रहे हैं, वो भी देखिएगा और लोगों का भला कीजिएगा। इसी के साथ मैं पुनः, अगर कमेंट बॉक्स में आप डालते हैं तो मैं पुनः आपको जो है बताने के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए उपस्थित होऊंगा। तो मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि फॉर्म में कोई भी त्रुटि ना हो पाए किसी प्रकार की। अगर आपकी फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो पछताना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार वैकेंसी नहीं आती है। अगर थोड़ी सी त्रुटि हुई और आप इतना पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपका फॉर्म कैंसिल अगर हो जाता है तो बड़ी दुख की बात होगी और मैं भी सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट के द्वारा बताएं, स्क्रीन पर बताएं, हर तरीके से आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो तब तक के लिए नमस्कार।